हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, ये हमारा मध्यकालीन भारत पर पहला वीडियो है और इसमें हम आज जानेंगे भारत पर मुस्लिम जो आक्रमण हुए थे, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, और क्या आक्रमण के कारण थे, आक्रमण का प्रभाव और आक्रमणकारियों का क्या क्रम था, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। और थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद में हम लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो 636 ईस्वी में ये बम्बई के निकट थाने में हुआ था। ये थाने वहाँ है जहाँ पर पहले ट्रेन चली थी, सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई और थाने के बीच में। तो वहाँ पर 636 में हुआ था, लेकिन ये लोग असफल रहे थे विजय होने में, भारत जीतने में ये असफल रहे। और इसके बाद में दूसरा आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था, लेकिन ये भी असफल रहा और वो परास्त हो गया और वो मारा भी गया। अब बात करते हैं उस मुस्लिम आक्रमण की जो सफल रहे और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें दो तरीके के आक्रमण हुए थे, एक अरबों ने आक्रमण किया था और एक तुर्कों ने आक्रमण किया था। अरब वाले आक्रमण में हम पढ़ेंगे केवल मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, और जो तुर्क आक्रमण थे इसमें हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अरब आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। तो अरब आक्रमण जो था ये 712 ईस्वी में हुआ था, और इस आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था, मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि भाई इन्होंने आक्रमण क्यों किया था, इसके पीछे का इनका जो उद्देश्य था वो था लूटपाट करना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इन लोगों के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे कि एक तो लूटपाट करेंगे, जो भारत की धन संपदा है उसको लूटेंगे, और इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे, क्योंकि उससे पहले इस्लाम धर्म भारत में नहीं था। तो जो अरब शासक था मोहम्मद बिन कासिम, ये आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। ठीक है। और जो ये मोहम्मद बिन कासिम था ये ईरान की गवर्नर जो अल हज्जाज थे उनका सेनापति था, और सेनापति के साथ साथ उनका दामाद भी था। तो 712 ईस्वी में क्या, जो अल हज्जाज थे उन्होंने इसको मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और जिस समय भारत पर आक्रमण करने के लिए ये आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, उस वक्त सिंध के शासक दाहिर थे, और इसने 20 जून 712 ईस्वी को आक्रमण किया। और इस आक्रमण में दाहिर जो थे वो पराजित हो गए, दाहिर को इसने मार गिराया। और उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम का जो अगला पड़ाव था, इसने 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को भी इसने जीत लिया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुल्तान जीतने के बाद इसने मुल्तान का जो नाम रखा वो स्वर्ण नगर के नाम से उन्होंने इसका मुल्तान का नाम रख दिया। जो ये अरब आक्रमण की जानकारी है, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक स्रोत है, चचनामा है ना। चचनामा ग्रंथ नामक से स्रोत से इसकी जानकारी मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चचनामा ग्रंथ किस पर डिपेंड है, या उसमें क्या चीज़ है, उसके अंदर किसके विषय पर लिखा गया है। तो उसमें जो है अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है, और ये जो चचनामा था ये अरबी भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ में लिखा गया था कि 715 ईस्वी में बगदाद की खलीफा सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये भी यहाँ पर लिखा गया था कि मोहम्मद बिन कासिम की हत्या 715 ईस्वी में कर दी गई थी। 712 में वो आया, उसने आक्रमण किया, उसने सिंध के शासक दाहिर को मारा, फिर उसने 713 में मुल्तान जीता, और उसके बाद में 715 ईस्वी में जो बगदाद के खलीफा थे उनके कहने पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई थी। और ये सारी जानकारी एक चचनामा ग्रंथ है जो कि अरबी भाषा में है, उससे प्राप्त हुई है। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ रहा तो उसने एक टैक्स लगा दिया। उसने जो टैक्स लगाया था उसको बोला जाता था जजिया कर। कर को अंग्रेजी में टैक्स बोलते हैं। तो उसने क्या किया कि एक कर लगाया जिसको जजिया कर बोला जाता था, और ये कर की खास बात ये थी कि ये गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था, यूं कहें तो हिंदुओं पर लगाया गया था। तो ये जो गैर मुस्लिम जो लोग थे उन पर ये टैक्स लगाया गया था। और ये टैक्स क्यों लगाया गया था कि
इसने कहा था कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको बाहरी आक्रमणों से बचाएंगे, तो आपकी सुरक्षा हम करेंगे, तो उसके बदले में आप हमें कुछ ना कुछ पैसे देंगे, धन देंगे, जिसको कि टैक्स कहा जाता है। तो जजिया कर वो कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था उनको सुरक्षा देने के लिए। लेकिन ये टैक्स कुछ लोगों पर लागू नहीं होता था, कुछ लोगों पर टैक्स ये नहीं लगाया गया था। औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, विकलांगों के लिए और ब्राह्मणों के लिए, इन 5 कैटेगरी के लोगों पर यह टैक्स लागू नहीं था। औरतों, बच्चों, बूढ़ों, विकलांगों और ब्राह्मणों के लिए। लेकिन बाद में जब फिरोज शाह तुगलक का शासन आया तो उसने ये टैक्स ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। उसने कहा कि जो जजिया कर है ये ब्राह्मणों पर भी लगाया जाएगा। लेकिन जब अकबर का शासनकाल आया, हम अभी आगे पढ़ेंगे अगले आने वाले वीडियोस में, इस सीरीज में, तो 1564 में जब अकबर का शासन आया तो उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन जब औरंगजेब का वापस शासन आया 1679 ईस्वी में, तो उसने क्या किया, उसने पुनः फिर से जजिया कर लागू कर दिया। और अंत में इतिहास में एक शासक हुए हैं मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने इस कर को समाप्त कर दिया था। कुल मिला के जजिया कर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की डेट से, तो याद रखिएगा। इसको सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था, और उसके बाद में फिरोज शाह ने इसमें कुछ बदलाव किया कि इसको ब्राह्मणों पर भी लागू किया। लेकिन अकबर ने इसको ख़त्म कर दिया, औरंगजेब ने इसको पुनः दोबारा रिपीट किया, दोबारा लागू कर दिया। लेकिन अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीले ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर जो था ये गैर मुस्लिमों पर लगता था, बदले में उनको इसकी सुरक्षा दी जाती थी कि ताकि विदेशी आक्रमण जो है उन पर कोई आक्रमण ना करे। आगे बढ़ते हैं, तो ये अरब आक्रमण हो गया। अब हम तुर्क आक्रमण की बात कर लेते हैं। तो जो तुर्क थे ये चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवेश करते थे, और ये जनजाति ये असभ्य थी, बर्बर जनजाति थी, असभ्य थी। और इनका एक तुर्क सरदार था अलप्तगीन, ठीक है, जो गजनी साम्राज्य या जिसको यमनी साम्राज्य बोला जाता है उसकी इसने स्थापना की थी, और जिसकी राजधानी गजनी थी। ठीक है, अलप्तगीन जो तुर्क सरदार था, इसने एक साम्राज्य स्थापित किया था जिसको गजनी साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य बोला जाता था, जिसकी राजधानी गजनी थी। इसके बाद में अलप्तगीन की मृत्यु के बाद में अगला शासक आया सुबुक्तगीन। इसने 977 से 997 ईस्वी तक शासन किया। ये पहले गुलाम था, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज़्यादा अलप्तगीन पर पड़ा कि उसने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी। तो जो सुबुक्तगीन था वो अलप्तगीन का पहले गुलाम था, और बाद में इसका वो दामाद बन गया। इतिहास में गुलाम उस व्यक्ति को कहा जाता था कि युद्ध में जो महिला या पुरुष को जीत लिया जाता था, जीत के दौरान जिनको किडनैप कर लिया जाता था, यूँ कहे बंदी बना लिया जाता था, तो उनकी जानवरों की तरह बिक्री और खरीद की जाती थी। उनको अपने यहाँ रख करके काम करवाना, उनको आगे बेच देना, उस व्यक्ति को गुलाम कहा जाता था। तो सुबुक्तगीन काफ़ी प्रभावी था, तो इसलिए अलप्तगीन ने उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ये भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन। इसने पंजाब के शासक जयपाल पर 986 ईस्वी में आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया था। सुबुक्तगीन के 2 लड़के थे, एक था अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा था इस्माल। ये 2 इसके बेटे थे। दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हुआ, और इसमें अब्दुल कासिम जीत गया और इस्माल हार गया। ये जो अब्दुल कासिम था यही महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। अभी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, तो महमूद गजनवी के नाम से शासक जाना जाता था। तो याद रखिए, जो अलप्तगीन था उसका अगला शासक था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का जो अगला शासक था वो उसका बेटा था अब्दुल कासिम, जिसको कि महमूद गजनवी कहा जाता है। महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी से 1030 तक, लगभग 32 सालों तक राज शासन किया। ये सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने खैबर दर्रे के रास्ते भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था, और ये आक्रमण पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में इसने किया था। और इसका पहला आक्रमण जो था वो शासक जयपाल के विरुद्ध था। याद रखिएगा, 1001 में इसने पहला आक्रमण किया था शासक जयपाल के विरुद्ध। इसने भारत पर 1001 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था।
इसने 27 साल तक लगातार, मतलब 32 साल तक इसका राज रहा, और इसने उसमें से 27 साल तक लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण इसने अपने शासनकाल के 3 साल बाद 998 में बैठा था, और 1001 ईस्वी में इसने जयपाल पर पहला आक्रमण किया था। उसके बाद में इसका 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ, और उस मंदिर को इसने लूटा। वहाँ की जो धन संपदा थी, जो मुद्रा थी, उसको इसने लूट लिया था। और जब ये लूटा तो इसके मतलब यूं कहें कि विपक्ष में जाटों ने इस पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके कुछ संपत्ति इसकी लूट ली थी। और कुछ संपत्ति जब इसकी लूटी तो इसकी जाटों के साथ में ठनाठनी हो गई, इसके साथ में यूं कहें तो इनका आपस में विवाद हो गया। फिर इसने 1027 में इस सोमनाथ मंदिर के लूटने के बाद में इसने 1027 ईस्वी में अंतिम जो अपना आक्रमण था, 17वां आक्रमण जिसको कहते हैं, ये जाटों के विरुद्ध किया था 1027 में। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, और 2 साल बाद इसने 1027 में अपना अंतिम 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनवी को जो है मूर्ति भंजक के रूप में भी कहा जाता है। इसने जब कन्नौज के विरुद्ध युद्ध लड़ा था तो इसने मूर्तियों को भी तोड़ा था, क्योंकि इसने बहुत सारे मंदिरों को लूटा और मूर्तियों को तोड़ा था, इसलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध 1001 में हुआ था। 16वां आक्रमण इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और ये 1025 में। और फिर इसका 17वां आक्रमण जो था ये 1027 में जाटों के विरुद्ध था, और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। और जब महमूद गजनवी भारत आया था तो इसके साथ में कुछ इतिहासकार भी आए थे, जैसे फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी। ये इतिहासकार भी इसके साथ में भारत आए थे, जिसमें फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, अलबरूनी ने किताब उल हिंद, और उतबी ने किताब उल यामिनी ये लिखा था। तो ये 3 इसकी रचनाएं भी थीं, अलग अलग इतिहासकारों की। इन्होंने इतिहास लिखा था, जिनसे काफ़ी कुछ इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो इन 3 लोगों ने इतिहास लिखा था। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे अगर हम बात करें कि महमूद गजनवी की आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहला ये प्रभाव पड़ा कि राजपूतों को सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में आप ये जान जाएंगे कि आपने कितनी पढ़ाई की, कितना आपने ज़्यादा तैयारी की है। उसमें आपको आपकी दुर्बलता के बारे में पता चल जाएगा कि आप किस टॉपिक पर कहाँ पर वीक थे। उसके बाद में नंबर 2, इसने भारत की धन संपदा को लूटा, जिसके कारण आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हो गया भारत। इसने भारतीय कला को नष्ट किया, मंदिरों को, मूर्तियों को नष्ट किया, तो इसने भारतीय कला को भी नुकसान पहुंचाया था। भारत में विदेशी आक्रमण के इसने द्वार खोल दिए, और भारत में मुस्लिम शासन भी इसी ने नियुक्त किया था। ये भी इसी का दोष जा सकता है, इसी का प्रभाव जा सकता है कि इसने भारत में मुस्लिम शासन नियुक्त किया था। अगला शासक जो है वह है मोहम्मद गौरी। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। उनके साम्राज्य का जो आधार था वो उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। महमूद गजनवी की जब मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद में 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी की गद्दी पर बैठा था, और भारत पर इसकी पहली विजय 1175 ईस्वी में मुल्तान जीत कर हुई। उसने आधुनिक जो देश हैं, जैसे आपका अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, उत्तरी भारत है, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान, इसके कुछ हिस्सों पर इसने शासन किया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ था। बात करें अगर हम 1178 में, तो इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, और यहाँ के एक शासक थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय से हार गया, और यह इनकी पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी की ये पहली पराजय थी। ये 1178 ईस्वी में राजस्थान पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो ये शासक वहाँ के भीम द्वितीय से हार गए थे। अगला आक्रमण इन्होंने 1191 में किया। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, कई बार ये पूछा गया है। तो 1191 ईस्वी में
तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। याद रखिएगा 1191 में जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके बाद में 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहला जो युद्ध हुआ 1191 वाला, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और तीसरा युद्ध 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। कुल मिलाकर यहाँ पर 4 मैंने मेन युद्ध लिखे हैं। मोहम्मद गौरी ने और भी युद्ध लड़े थे लेकिन ये 4 युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1178 राजस्थान में आक्रमण, यहाँ पे पहली इसकी हार हुई थी। 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, 1194 चंदावर का युद्ध। ठीक है, इसमें जो है 1178 और 1191 वाला ये दोनों ही युद्ध मोहम्मद गौरी हार गया था और 1192 और 1194 वाले ये दोनों युद्ध इसने जीत लिए थे। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध, एक और युद्ध है 1205 ईस्वी में, अंतिम युद्ध पंजाब की खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा। इसने अपने जो जीते हुए राज्य थे, इसके जो जीते हुए राज्य थे, इसने अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप दिए और वापस गजनी लौट गया। ठीक है, अभी अगले वीडियो में भी हम जानेंगे उन गुलामों ने कैसे कैसे शासन किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1205 ईस्वी में इसने खोखर जाति के जब विरुद्ध युद्ध लड़ा, उसके बाद में जब ये गुजनी वापस लौटा तो इसने अपना जो राज्य था वो वहाँ के गवर्नर सेनापतियों को नियुक्त कर दिया और वो इसके नाम पर अपना शासन चलाने लगे। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी और 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये चीज़ याद रखिएगा, 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के, जो कि बिहार राज्य की पटना राजधानी के पास में स्थित है, उस नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त कर दिया था। तो यहाँ तक हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर आपने थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अब जो मैं MCQ क्वेश्चन करवाऊँगा उनके आंसर आप मुझसे पहले देने की कोशिश करें, तो आप भी समझेंगे कि आपने तैयारी कितनी अच्छी कर रखी है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए हैं। ठीक है, कुल 8 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं MCQ क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें से कितने क्वेश्चन आंसर आपके सही हुए हैं वो आप बताने की कृपा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी, जाट। देखिए, तो गजनवी जो थे, इन्होंने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था तो उसके बाद में जाटों ने इनके विरुद्ध वहाँ पर आक्रमण किया और इनसे कुछ संपदा, कुछ धन वापस लूट लिया था। तो इसके बाद में इनकी जाटों से टनाटनी हो गई, तो इन्होंने जो अपना अंतिम आक्रमण किया था वो जाटों के विरुद्ध किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? वैहाहिक, उतवी, अलबरूनी, फिरदौसी। देखिए, फिरदौसी, अलबरूनी, उतवी ये तीनों ही थे, वैहाहिक नहीं थे, है ना। तो वैहाहिक जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, मूर्ति भंजक कौन था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए, तैमूर लंग ने, ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन सी, सुबुक्तगीन ने, ऑप्शन डी, चंगेज खान ने। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबुक्तगीन ने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 5, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191, 1192, 1576, 1027। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी,
पृथ्वीराज चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है पानीपत की तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, जजिया कर पूर्णतया किसने बंद किया था? अकबर ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने, औरंगजेब ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो आपका सही आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला ने। क्वेश्चन नंबर 8, जजिया कर निम्न में से किस पर लागू था? इनमें से किस पर लागू था? ठीक है, मतलब किस पर लागू नहीं था? जजिया कर निम्न में से किस पर लागू नहीं था? औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, या इन सभी पर? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी सही है, इन सभी पर। औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, इन पर जजिया कर लागू नहीं था। इसमें तीनों ऑप्शन जो ये सही हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से तैयारी करने में, जो आपकी तैयारी चल रही है उसमें आपकी हम हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि दिल्ली सल्तनत पर होगा। वो वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे।